अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और नाज़रीन, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट का अहवाल जाने तो आज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है। ये हफ्ता वैसे ओवरऑल अगर कारोबार के हवाले से बात करें तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव हफ्ता रहा है, क्योंकि ईद के बाद और IMF माहिदे के बाद ये पहला हफ्ता था और आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है स्टॉक मार्केट में। तो आज ओवरऑल जितने भी ब्रोकर्स थे उनका रुझान जो है वो पॉजिटिव रहा है पूरे हफ्ते में। लेकिन आज मिला जुला स्पेसिफिकली आज मिला जुला रुझान रहा है। इसके अलावा करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करें, हुकूमती दावे तो ये कहते हैं कि जी डॉलर को कंट्रोल करने में भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और एक वक्त आएगा कि डॉलर कंट्रोल भी हो जाएगा। लेकिन डॉलर का भी जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर करेंसी मार्केट में महंगा हुआ है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए अजीम मंसूबे का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ इस मंसूबे को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो कि मुंजमद हो चुका है, उस पहिए के लिए ये मंसूबा बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इस मंसूबे का मकसद है कि मुल्की पैदावार पर खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा इकदाम उठाना है। ना बिजली, ना पानी, ना डैमों की तामीर, कैसे होगी ज़राई तरक्की, इस हवाले से इस तमाम टॉपिक को हम लोग जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आगे बढ़ें तो आपको बताऊं कि पाकिस्तान और UAE के माबैन सोलर तवानाई के शोबे में मुफाहमती दस्तखत हो चुके हैं। कल एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE हुकाम के साथ मिलकर ये दस्तखत किए थे। नाज़रीन, एक जानिब तो LC पे तकरीबन 500 कंटेनर सोलर एनर्जी के फंसे हुए हैं। उनको LC खोलने के लिए या फिर उन कंटेनर्स को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। दूसरे जानिब बिजली की पैदावार के लिए ये एक अहम मंसूबा था जिस पे दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हुकूमती पॉलिसी जो है काफ़ी लोगों की समझ से बालातर है। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए था कि पहले कंटेनर्स को खुलवाती, कंटेनर्स को LC को खुलवाती ताकि कंटेनर्स आते, उसके बाद इस तमाम तर मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होता। अच्छा, अगर आम के एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो इस साल आम की एक्सपोर्ट इंतहाई कम रही है। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स आमने सामने आ चुके हैं। आम की एक्सपोर्ट बहुत कम रही है और जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आए हैं कि आम पाकिस्तान का ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा पाकिस्तान की इक़्तिसादी जितने भी प्लान हैं उसके अंदर आम की पैदावार के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें आज हम लोग प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। हमज़ा, आपसे स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट का अहवाल जानना चाहूँगी। स्टॉक मार्केट का आज क्या रुझान रहा? आज कराची स्टॉक मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ था, लेकिन हमने करेक्शन देखी आज कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान, और इसी वजह से कराची स्टॉक मार्केट का इख्तिताम भी रेड जोन से हुआ और 11 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। 44,100 पॉइंट्स की नफसाती हद पर कि एशिया 100 इंडेक्स बंद हुआ। ये खुशाइन बात है कि 14 माह के बाद अब बिल आखिर 100 इंडेक्स 44,000 की हद पर बहाल हुआ। कल ये बहाल हो गया था, आज भी हमने देखा कि ये सतह पे बरकरार रहा। 44,200 पॉइंट्स की नफसाती हद पर आज 100 इंडेक्स की बुलंदतरीन सतह रिकॉर्ड की गई। 150, 200, 250 पॉइंट्स की हमने तेज़ी देखी ट्रेडिंग के दौरान। उसके बाद 44,040 पॉइंट्स की सबसे कम सतह रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, करेक्शन देखी गई, जिसकी वजह से सरमायाकारों ने महदूद सरमायाकारी की। लेकिन ब्लू चिप कंपनीज की अगर मैं बात करूँगा तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर शेयर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला आज रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो करेंसी मार्केट का क्या अहवाल रहा? करेंसी मार्केट में आज डॉलर महंगा हुआ है, रुपये की कदर में आज हमने कमी देखी है। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हुआ है, 277 रुपये 4 पैसे से बढ़कर 277 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ है। कल हमने कमी देखी थी, आज हमने इजाफा देखा है डॉलर की कदर में। और ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया महंगा हुआ है, 280 रुपये से बढ़कर 281 रुपये हुआ है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कल डॉलर 1 रुपया कम हुआ था, आज डॉलर 1 रुपया बढ़ा है। जाहिर सी बात है इन्फ्लोज हमारे बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में हमने देखा कि कल भी इजाफा हुआ है, 4.25 अरब डॉलर की सतह मबूल कर गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर की। लेकिन बहरहाल अभी मजीद इन्फ्लोज आएंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी होगी, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी होगी और जो गैप इंटरबैंक और ओपन मार्केट का वो कम होगा, जिससे हमारी ब्लैक मार्केट को काफ़ी दचका लगेगा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर मईशत है मुज़म्मिल इस्लाम, और दूसरी जानिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं नासिर शाह बुखारी साहब हैं, चेयरमैन हैं
KASP ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम नासिर शाह साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी। सर, मैं आपसे ये जानना जी चाहूँगी वालेकुम कि सलाम। लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए एक अजीम मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर आज़म और इसके अलावा आर्मी चीफ काफ़ी पुरुमीद है इस मंसूबे को लेके। इस पे इम्प्लीमेंट कब होने जा रहा है और ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को कितना सपोर्ट करेगा? जी, ये है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जी। और ये पाकिस्तान की तारीख में ज़रूरी शोबे की तरक्की का पहला जामे हुकूमती इक़दाम है। और इसका बड़ा मकसद जो है वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ज़रूरी अजनास की। जी। मैं आपको ऐसे मिसाल दूं कि जब हम एक अपना एक्सरे कराते हैं, स्कैनिंग कराते हैं ताकि हम ये जान सकें कि मरीज़ में क्या मर्ज़ है, इसी तरह ज़मीन जो है उसके लिए भी AI पावर्ड जी। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसके ज़रिए वो उसको स्कैन कर सके, ज़मीन की पैदावारी की कैफियत, उसमें एसिडिटी ज़्यादा है, उसमें एसिडिटी कम है, ठीक। उसका ओवरऑल जो कार्बन कंटेंट है वो बेहतर है, पानी के इस्तेमाल के मुतालिक उसमें पानी की कोई कमी है। ये सब चीज़ें जो है अगर फार्मर के पास उसके इल्म में होंगी जी। तो वो फार्मर जो है वो अपनी इनपुट्स को भी इम्प्रूव कर सकता है, पानी को भी जो है रेगुलेट कर सकता है और अपनी जो प्रोडक्शन है यानी जो उसकी फसल है उसकी कैफियत से भी, जैसे मसलन अगर कोई पेस्ट का कोई मसला पैदा हो जाता है तो फार्मर फौरी तौर पर जान सकेगा कि ये उसके पास पेस्ट का मसला पैदा हो रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक। मुज़म्मिल असलम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हमें नासिर साहब ने बताया कि ये किस तरह AI के हेल्प के थ्रू मंसूबा जो है वो इम्प्लीमेंट इस पे होगा। आपसे जानना चाहूँगी कि ये मंसूबा स्टार्ट तो होने जा रहा है, एक अच्छा इकदाम है आर्मी चीफ का और वज़ीर आज़म का, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया मुंजमद हो चुका है उसके लिए कितना कामयाब साबित होगा? देखिए जी, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे जो है एक ज़राई मुल्क था और आज भी जो है पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% जो हिस्सा है जी। वो जो है दही इलाकों में है और उनका जो माश और जो कारोबार है वो है ज़राअत, नंबर 1। नंबर 2, आज पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो चुकी हुई है और पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो है ज़राई अजनास मंगा रहा है। ये वो मुल्क है जो जिसे जो है फूड बास्केट कंट्री कहा जाता था। तो अगर हम अपनी ज़राअत पे फोकस करें तो हम चंद सालों में जो है अपने कर्जे को ना सिर्फ उतार सकते हैं जो मुल्क है, मुल्क में आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक जैसे कहते हैं इनकलाब ला सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में और मुल्क के अंदर भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने, जैसे अभी नासिर साहब ये मेरे मौसिलों में से हैं, जी। मेरी ज़िंदगी में पहली नौकरी नासिर साहब की कंपनी में थी ठीक। और आज जो मैं यहाँ हूँ नासिर साहब की बदौलत हूँ। ये जो चीज़ है जो नासिर साहब ने अभी बात की है, ये चीज़ पाकिस्तान में अब टेक्नोलॉजी को ज़राअत में शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ना सिर्फ ये कि तालीम देनी होगी अपने जो है किसानों को, बल्कि जो है इस पे सरमायाकारी भी करनी होगी और गाइडेंस भी देनी होगी। अनफॉर्चुनेटली ये काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था जब हमारी 18वीं तरमीम हुई थी और ज़राअत सूबों के पास चली गई थी और वसाइल भी उनके पास है, लेकिन किसी सूबे ने इस पे काम नहीं किया, सिर्फ तनख्वाहें और नौकरियां देने के। तो अब ये अबाउट टाइम, और अगर हम ये करने जाते हैं जी। और मुल्क में सिर्फ ज़राअत पे फोकस कर ले और लाइफ स्टॉक पे कर ले, यानी कि जानवरों पे, गाय भैंस बकरियों पे और दूध पे, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है एकदम जो है इस एशिया में नुमाया हो जाएगा और एकदम ऊपर आ जाएगा। और जब ये चीज़ होगी तो हमारी बरामदात भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मुल्क में जो है तरक्की भी आएगी, तरक्याती काम भी होंगे, सारा कुछ होगा। अब इसमें हमें डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो हम कर नहीं पाते। हम जो है तरजीह में इसको हमने नीचे रखा हुआ है, कभी हम मेट्रो बनाना शुरू कर देते हैं, कभी हम जी। सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं और हमारे इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे भी हमें जो है जब ये टेक्नोलॉजी आए तो यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सीड्स की है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उस पर काम करना ज़रूरी है। अच्छा नासिर ताकि साहब, हम मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा नासिर बुखारी साहब से
कि सही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ये एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, इससे हमारी स्मार्ट फार्मिंग होगी, इससे हमारी मुल्क की मजमूई पैदावार के ऊपर मुस्बत असर मुरतब होंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने डैम के ऊपर तो फोकस नहीं किया। आपने देखा कि फ्लड आए थे जिसकी वजह से हमारी तमाम फसलें तबाह हो गई, हमें हमारी क्रॉप्स तबाह हो गई, हमें शदीद मुश्किलात का सामना रहा, 30 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो गया मौसी तौर पर। अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे, अगर हम सैलाब से जो ख़तरात है उसको रोकने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, तो कोई सा भी सिस्टम लॉन्च कर लें वो तो बेसुध रहेगा। नहीं, ये आप जो है एक यानी होलिस्टिक सोच लेके चलने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त ऑलरेडी सिस्टम ऑपरेशन है, और इसका जो पहला मकसद है वो ये है कि ऐसी नाकाबिले काश ज़मीन जो मुल्क में इस वक्त थल है, थर है, चोलिस्तान है, उस ज़मीन को जो है काबिले काश्त बनाने के लिए और उसकी सॉइल को जो है सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस सिस्टम के ज़रिए किस तरह एडप्ट किया जा सकता है। ये तकरीबन 9 मिलियन एकड़ ज़मीन है, और इसके साथ वो कनाल सिस्टम भी है। आपके शायद इल्म में होगा, ऑलरेडी थर कनाल जो है वो अप्रूव हो चुकी है, और उस थर कनाल पे काम भी शुरू हुआ है। तो डैम्स के साथ जो है वो जो फौरी तौर पे करने वाला काम है, जिसमें कि आप के पास जो बारिशों का पानी है या जो सैलाब का पानी है वो कैनाल सिस्टम के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ये इनिशिएटिव बुनियादी तौर पर जो है LIMS का, ये आर्मी का इनिशिएटिव है। ठीक। उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। और अगर आप ये देखें कि 60 की दहाई में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस हुई थी, तो सिर्फ 3 मिलियन टन जो है वो गंदम की पैदावार थी। आज इस वक्त 26 मिलियन टन की गंदम की पैदावार है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई 31 मिलियन टन की है। तो सिर्फ ये 9 मिलियन एकड़ को ऐड करने से आप जो है वो ग्रेन सरप्लस कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, इससे कंट्री हम लोग ग्रीन कंट्री बन सकते हैं। मुजम्मिल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह पाकिस्तान में बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, बिजली की लोड शेडिंग हर शहर में पाकिस्तान के पाई जा रही है, लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू तो होने जा रहा है AI की हेल्प के थ्रू, लेकिन क्या बिजली की पैदावार के बगैर इस सिस्टम पे काम हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि बिजली की बहुत ज़रूरत होती है आज की ज़राअत में। आपको अंदाज़ा होगा ट्यूबवेल्स वगैरह चाहिए होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, लेकिन अब उसमें भी एक स्मार्ट सिस्टम आ चुका है, और वो है सोलर सिस्टम। ठीक। और ऑलरेडी जो है पिछली हुकूमत और ये हुकूमत जो है काफ़ी फोकस्ड है कि जो है ट्यूबवेल्स, पहले ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी जाती थी बिजली पे, तो वो उस बिजली का गलत इस्तेमाल भी हो जाता था, लोग अपने घरों में और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लेते थे जी। तो अब वो जो है फार्मर्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, मंशा के हिसाब से ट्यूबवेल्स के लिए सोलर सिस्टम मुहैया हो जाएगा। अभी जैसे नासिर साहब ने बताया चोलिस्तान, थर वगैरह, यहाँ पे तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अच्छा सन भी मिलता होगा। तो यहाँ के लिए जो है सबसे ज़्यादा वाइबल भी यही होगा कि अगर हम साथ साथ सोलर सिस्टम में, अगर सोलर सिस्टम सब्सिडाइज कर दें या उसका लोन दे दें, तो एक जो है खुद ब खुद जैसे कहते हैं एक निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा, और हुकूमत को कोई सब्सिडी भी नहीं देनी होगी बिजली की मद में। तो सॉल्यूशंस है, काम करने वाले बने बस हम। हमारे सरकारी जिसे कहते हैं कि मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और लोग। जी, ठीक है नाजरीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, लेकिन मुजम्मिल असलम साहब ने और नासिर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि AI की मदद से ये एक बहुत ही जदीद मंसूबा शुरू होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। पाकिस्तान को ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है कि उसमें अगर ये मंसूबा शुरू होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा और कामयाब मंसूबा साबित होगा। मैं अपने मौजूद मेहमानों को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे साथ रहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आमिर चौधरी साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम आमिर चौधरी साहब।
आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि कल पाकिस्तान और यूएई के माबैन सोलर तवानाई के शोबे में मुफाहमती दस्तखत हुआ है। वज़ीर आज़म ने ये दस्तखत किए हैं, लेकिन साथ ही एक्सपोर्टर्स का ये शिकवा है कि एक तरफ यूएई सोलर एनर्जी मुआहिदा हुआ है, दूसरी तरफ तकरीबन 500 कंटेनर्स एलसी पे फंसे हुए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि पहले वो कंटेनर्स क्लियर करवाती? जी बिल्कुल। इस वक्त जो हमारे इस वक्त पोर्ट पे जो खड़े हुए 500 प्लस कंटेनर्स खड़े हुए हैं, जिनकी अगर आप सोलर पैनल देखते हैं अराउंड 1.150 मेगावाट जो है उसमें सोलर के कंटेनर और पैनल के, और जो कि डेली प्रोडक्शन दे सकते हैं अराउंड 600,000 यूनिट्स पर डे। जो अगर आप इनको रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ का जो डेली का जो है नुकसान हो रहा है, और मंथली अगर करते हैं 60-70 का ये नुकसान हो रहा है। और इसकी मद में हम टेंशन जो है वो और अराउंड $130 पर कंटेनर जो कि हम पे कर रहे हैं, जो कि बाहर की कंपनीज को जा रहे हैं, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मंथली देखें तो $1.9 मिलियन तो यही बन रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सोलर तवानाई का ये जो मुआहिदा हुआ है यूएई और पाकिस्तान के माबैन, इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है ना, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जितने इधर मतलब इसकी जो है डिमांड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सोलर की, क्योंकि ना कि हम एंड यूज़र को दे पा रहे हैं, हम जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हम पूरे नहीं कर पा रहे टाइम उसके। हमें जो है ऑलमोस्ट 500,000 जो है इसके साथ हमारे लोग मुंसलिक हैं, जिन जो कि जॉब्स वगैरह से भी जा रहे हैं। जी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं ना कि ये तमाम बातें आपने क्या हुकूमत को बताई हैं? मुतादिद खतूत आपने माजी में भी लिखे, स्टेट बैंक को भी खत लिखा, वजीर खजाना को भी लिखा, खुर्रम दस्तगीर से भी आप लोगों की मुलाकातें हुई, आपने उनको नहीं बताया कि हम तो यहाँ पे रो रहे हैं और आप लोग मुआहदे कर रहे हैं? आप मतलब ये क्या, ये दोहरा म्यार क्यों है हुकूमत का? जी, कल भी प्राइम मिनिस्टर को भी हमने लेटर लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, और स्टेट बैंक में भी हमने लेटर लिखा है कि हम कह रहे हैं कोई टीम बना ले आप, कोई जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप इकट्ठा करें और एक टेबल पे बैठें। अगर मतलब उनसे हल नहीं निकल रहा तो हम उन्हें हल जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कमर्शियल बैंक आपकी एलसी क्लियर क्यों नहीं कर रहे? क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक? क्या अब तो सर्कुलर निकाल दिया स्टेट बैंक ने, कहा है कि इंपोर्ट आप करें, कोई मसले की बात नहीं है, तो अब फिर मसला पैदा क्यों होगा किया जा रहा है? ये कि आप एलसीज खोले, आप इंपोर्ट करें। जब हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक हमें साफ इनकार कर देता है कि अभी हम नहीं खोल सकते। हम उनसे कहते हैं यार हमें रिटर्न लिख के दे दें आप, तो उस पर भी जो होता है वो एग्री नहीं करते कि हम रिटर्न भी नहीं आपको दे सकते। नहीं तो कमर्शियल बैंक मना किस बुनियाद पर करता है, क्या वजह पेश करता है? इस वक्त कोई भी एलसी नहीं खुल रही। गवर्नमेंट ने खुद भी अलाउ किया था कि आप 365 डेज पे जो है कॉन्ट्रैक्ट पे वो मंगवा लें, उनको भी ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। नहीं, कमर्शियल बैंक मना किस बात पर कर रहा है? बुनियाद क्या बना रहा है कमर्शियल बैंक? यही बना रहे हैं कि अभी हमारे पास जो है ना रिजर्व नहीं है, अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट करें, थोड़ा थोड़ा वेट करवा रहे हैं वो हमें। और कितने महीने हो गए हैं कि पोर्ट पर ये कंटेनर फंसे हैं? 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। और कितना डैमेजेस आपको लग रहा है पर डे के हिसाब से, कितना नुकसान हो रहा है? कल आप लोगों ने खतूत लिख के उसका कोई जवाब आया, कोई मीटिंग फिक्स हुई है? कंटेनर को देखते हैं ना जी, अगर आप पर कंटेनर देखते हैं अराउंड जो इसका डैमेज है वो डैमेज डिटेंशन वो $130 पर कंटेनर पड़ रहा है। अगर आप 500 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो $65,000 जो कि है डेली का जो है हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप मंथली देखते हैं 1.9 मिलियन जो है ना मंथली जो हमारे यहाँ से फॉरेन रिजर्व जो है वो भी कम हो रहा है, वो भी बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंपनीज को जाते हैं शिपिंग लाइन को। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये बताएं ना कि हुकूमत तो ये कह रही है कि शमसी तवानाई पर हम मुंतकिल करेंगे सरकारी इमारतों को, इंडस्ट्रीज शमसी तवानाई पे मुंतकिल हो, फिर एक तरफ यहाँ पे जो लोकल इम्पोर्टर है उसकी एलसीज बंद कर दी हैं, फिर एक तरफ वो यूएई से मुआहदा कर रहे हैं, तो ये दोहरा म्यार क्यों है हुकूमत का? अगर यहाँ के लोकल इम्पोर्टर को भी फैसिलिटेट कर लिया, मुआहदा भी कर लेते हैं, तो उससे तो और ज़्यादा हमें फ़वायद हासिल होंगे। देखिए, हमारी हुकूमत का मसला ये है कि ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत का इनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो ऐलान करके जो है कौम को जो है उनकी तवज्जो को जो है आगे पीछे करे। चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने मुल्क में जो है एक किसान पैकेज का ऐलान किया था 1800 अरब रुपए का। बिल्कुल। और उसमें जो है 1 अरब 80 करोड़ रुपए भी नहीं जारी कर सके जी। और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दी। इसी तरीके से मुझे याद है कि साल पहले जब ये आए थे और इन्होंने ऐलान किया था कि 3 महीने में पाकिस्तान की तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उनको जो है हम सोलर पे मुंतकिल कर देंगे, और उसकी इब्तिदा वज़ीर आज़म हाउस के उन्होंने उससे की थी। अब मुझे नहीं पता कि वज़ीर आज़म हाउस भी इस वक्त सोलर हुआ है कि नहीं हुआ।
तो फिर उसके बाद इन्होंने जब पिछली हुकूमत में थे तो इन्होंने मुल्क में जो पावर प्लांट्स लगाने की थी, जी तो सारा का सारा दरामदी ईंधन पे लगा दिया था, कोयले पे, एलएनजी पे, फर्नेस ऑयल पे। तो दुनिया में जब ईंधन महंगा हुआ तो पाकिस्तान में अब 1-1.5 साल से ईंधन ही नहीं आ रहा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ने कि अब हम कोई ऐसा पावर प्लांट नहीं लगाएंगे जो दरामदी ईंधन से हो, और उसमें जो है सोलर की पॉलिसी को इन्होंने मुतारिफ कराया। लेकिन वो सोलर की पॉलिसी तो मुतारिफ हो गई, पहले इन्होंने सेल्स टैक्स वगैरह उसमें कम करने की बात की थी, ड्यूटीज की। मुझे नहीं पता, जो हम मेरे साथ आमिर साहब बताएंगे कि कितना उन्होंने ड्यूटीज में रिलीफ दिया। लेकिन इसमें इनकी फोकस ये था कि लोगों के बिजली के बिल कम आए और जो है मुल्क में जो है जो लोड शेडिंग है वो गैप जो है पूरा हो। अच्छा मुजम्मिल साहब, हुकूमत तो एक और भी ऐलान कर रही है, खुशखबरियां सुना रही है आवाम को कि हम, मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम गैस मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम कर्जे देंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सनतों को कराची में बिला तात्तुल बिजली मिल रही है। तो ये तो खुशखबरियां वो लोग सुना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इलेक्शंस करीब है, महीना रह गया है, 1.25 साल में जो जितनी कालक मलनी थी, बदनामी मलनी थी, वो मल ली हुई है। तो अब इस तरह की बातें करके जो है आगे का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो ये आज से नहीं, ये 4 इलेक्शन तो मैंने भी देख ली अपनी जिंदगी में इनके। ये हर दफा ये कहते हैं कि कौम ने मौका दिया तो अगली दफा तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। तो अभी भी वही स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब का। तो वो बस हम अपनी कौम की तकदीर बदलने का इंतजार कर रहे हैं। पीडीएम वालों की जो तकदीर बदल चुकी हुई है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब कौम की तकदीर बदलेगी। अच्छा, ये बैंक ऑफ अमेरिका ने भी एक पेशन गोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर बैरूनी कर्जों का दबाव ऐसे ही जारी रहा तो हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो सकती है और एक अमरीकी डॉलर हमारा जो है वो 300 से ऊपर जा सकता है, 340 तक जा सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में हमने बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा देने हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा ऑल टाइम हाई हो सकता है, 25% पे जा सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हुकूमत खुद कह रही है कि ये जो नया माली साल है इसमें 21% महंगाई रहेगी। जी अगर आलमी महंगाई फर्ज करें 5% और पाकिस्तान में 21% महंगाई हो तो 15% का फर्क आ जाता है। अगर हमारी करेंसी 15% से नहीं गिरेगी तो हमारी बरामदात जो है फिर से कम हो जाएगी और दरामदात बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन की पैरिटी को मेंटेन करना होता है। तो उस हिसाब से देखें तो 15% पाकिस्तान की करेंसी जो है, क्योंकि 20-21% भी अगर हुकूमत के तखमीने के हिसाब से बात करो, कुछ लोग तो कह रहे हैं ज्यादा महंगाई होगी, लेकिन चले हम हुकूमत की बात ही कर लेते हैं। तो 15% का फर्क अगर आप लगा लें और अभी 280 का डॉलर है अगर, तो वो जो है तकरीबन यही बनता है कोई 40-45 रुपए का फर्क। तो वो 320-25 तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी महंगाई आलमी महंगाई के आसपास लेकर आनी होगी। हम 20%, पिछले साल आपने देखा 38% तक चली गई थी। तो अभी भी जो जून का जो महंगाई का नंबर आया जिसमें कौम को मुबारकबाद दे रहे थे इसहाकडार साहब, वो 29% महंगाई में। मुजम्मिल साहब, तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी महंगाई सबसे बड़ा मसला रहा है, बैरूनी कर्जे भी सबसे बड़े मसले रहे हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की, हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस कलेक्ट की, 52 से 55 अरब डॉलर के हमारे इन्फ्लोज आए। ये तारीख में पहली दफ़ा हमने देखे थे कि हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के इतने बड़े टारगेट्स हमने अचीव किए। लेकिन इम्पोर्ट भी हमारी 72-75 अरब डॉलर की हुई, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर रहा। तो कुछ गलतियाँ तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुई और फिर महंगाई को हम कंट्रोल करने में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी काफ़ी गलतियाँ सामने आई। तो वही गलतियाँ ये हुकूमत भी दोहरा रही है, तो हल क्या है? फर्क आप ये देखें ना कि जो हमारे जो सबसे ज्यादा महंगाई एक महीने में हुई वो 12.5% हुई और यहाँ पे जो है 50% हुई। तो और जब हमारी 12.5% हुई थी तो दुनिया का कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था। तेल की कीमतें $125, $130 थी, हर चीज की कीमत बढ़ी हुई थी। और उसी पीरियड में जब पूरी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल था तो उसकी वजह से जो है आपका दरामदी बिल बढ़ा। और इस दरामदी बिल बढ़ने की कोई और वजह नहीं थी। इसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान, मेरी जो है मिड-40s में उम्र है, मैंने पाकिस्तान में पोलियो के कतरे भी हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से नहीं पिए। लेकिन पहली दफा मैंने 3 वैक्सीन जो हैं हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे क्या पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को लगाई। ये अनप्रेसिडेंटेड था। जो 3-3.5 अरब डॉलर की सिर्फ उस एक साल में वैक्सीन आई थी। हुकूमत आपकी मेहनत करती थी, आप लाइन पे नहीं जाते थे, आपको भी याद होगा।
तो वो दौर को जिस तरह हमने निकाला वो एक अलग चीज थी। बाकी गलतियां हर इंसान हर मुल्क में जो है कुछ 19-20 होता है, लेकिन आपने देखा होगा माशी ग्रोथ वगैरह ये तमाम चीजें ऊपर जा रही थी। और रेमिटेंसेस का आपने खुद जिक्र किया, $19 अरब पे जब ये आए थे तो टेक ओवर हुआ था और $31 अरब पे छोड़ दिए गए। अच्छा अब मुजम्मिल ये साहब, आप शौकत तरीन के काफ़ी करीब रहे, उनके मामले खुसूसी भी रहे, उनके साथ साथ रहे आप। उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं कि साबिक वजीर ख़जाना और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के स्कैंडल सामने आ रहे हैं हाई स्कूल ग्रुप के हवाले से कि उन्होंने कोई $3 अरब का लोन ले लिया है और वो फिर अपनी कंपनी का दिवालिया दिखा के वो अपनी जेब में रख लिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में फाइनेंशियल इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, कोई एक पत्रकार कह ले, कोई रिपोर्टर या सहाफ़ी कह ले, कोई रिपोर्ट लिख दे जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, तो वो बड़ी अफसोसनाक होती है, उसको मीडिया उठा लेता है। पहली बात तो ये कि ये जो हैस्कॉल जो है एक पेट्रोलियम कंपनी है और वो उसने अलग अलग कमर्शियल बैंक से लोन लिया, नेशनल बैंक के अलावा और बहुत सारे निजी कमर्शियल बैंक्स में। वो निजी कमर्शियल बैंक्स और इंटेरोगेशन हो रही है इसकी? हाँ जी, इंटेरोगेशन अभी से नहीं, ये शौकत तरीन के दौर से पहले, शौकत तरीन के आने से पहले से शुरू हुई है और FIA और ये सारी चीजें हुकूमत पाकिस्तान ही करवा रही थी उस वक्त की। और ये जो कोई किसी ने लिख दिया कि वो पता नहीं बहुत कम शरह सूद में, एक तो ये कि बैंकों ने उससे मैक्सिमम शरह सूद लिया था उस जमाने में। अच्छा। और ये बैंकों ने कर्जा लिया था, ये बैंकों का कर्ज है, उसमें वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक का कहाँ से रोल आ गया? तो ये मतलब आप इन खबरों को डिनाई करते हैं, तरदीद करते हैं कि ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है? हाँ, अगर इसका 1% भी होता ना तो शौकत, ये आप ये जो हुकूमत जो बैठी हुई है ये तो इस वक्त ढूंढ रही है कि कुछ मिले और किसी को जो है अंदर करें। तो आप इस पे मतलब अभी एक और चीज इन्होंने टर्फ फाइनेंसिंग पे भी लगे हुए थे कि 600 अरब रुपए की, $3 अरब की टर्फ फाइनेंसिंग दे दी। पहले तो वो रुपए में थी, दूसरा वो भी प्राइम मिनिस्टर स्कीम नहीं थी, वो स्टेट बैंक की स्कीम थी, तीसरा वो मुल्क के सनतकारों को दी गई। 600 लोगों के नाम खुद क्यों नहीं देते, ये दे दे। वो आज वही सनतकार जो है शहबाज शरीफ के साथ रोजाना मिलते हैं, वो सनतकार शायद ज्यादा जो है प्रो PMLN है जिनको वो लोन दिया गया था। तो ये जो है बेचारे कोई ना कोई फाइनेंशियल इलिटरेसी के इस मुल्क में फायदा उठाकर बस वो अखबारों तक और सोशल मीडिया तक इस तरह के इल्जाम। अच्छा, कभी ये बता दें मुजम्मिल साहब कि कभी हमारे कर्जों का जो कशकोल है वो टूटेगा या हम ऐसे कर्जे लेते रहेंगे जैसे गुज़िश्ता हुकूमत ने लिया, ये हुकूमत ले रही है, तो कभी हम ऐसी कौम बनेंगे कि हम इस कशकोल के बगैर अपनी मईशत को चला सकें? देखें, कशकोल देखें, जो एक मुल्क होता है ना, इट्स अ गोइंग कंसर्न। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जैसे जापान, चीन, अमेरिका, वो भी कर्ज लेते हैं अपने खजाने, मगर उनकी इकोनॉमी है, उनकी GDP है, उनके अंदर एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। हम तो, हमारे अंदर तो ये चीजें है ही नहीं सिरे से। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे, जी क्या कह रहे हैं? वो तो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनकी GDP है, उनका एक मैकेनिज्म है, उनका एक सिस्टम है, उन्होंने अपनी मईशत को स्ट्रक्चर बेस पे चलाते हैं। तो हमारे पास तो तमाम चीजें है ही नहीं ना सिरे से। तो ये तो देखें, सवाल ही अलग हो गया ना जी। आपकी बिल्कुल बजाय कि जो है सिस्टम होने चाहिए, माशी ग्रोथ होनी चाहिए, रोजगार के मौके होने चाहिए, सोशल सेक्टर पे जो है सारी चीजें होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन कर्ज जो है कभी भी ये नहीं आप कह सकते कि कोई मुल्क एज अ एंटिटी जो है वो कर्ज सिफर हो किसी मुल्क का, ऐसा नहीं होता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मईशत हैं आप और पाकिस्तान के माशी हालात पे आपने बड़ी अच्छे से हमें ब्रीफ किया और नज़र डाली। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला प्रोग्राम में जारी है। नाज़रीन, एक और अहम खबर है वो ये है कि रवा साल पाकिस्तानी आम एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरा साल रहा। एक्सपोर्ट में नुमाया कमी वाज़ेह हुई है। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल डिपार्टमेंट आमने सामने आ गए हैं। एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तमाम हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नुमाइंदा ख़ुसूसी हमज़ा गिलानी और हमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉल पे अब्दुल वहीद अहमद खान, पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आखिर क्यों फ्रूट एक्सपोर्टर्स को तंग कर रहा है, क्यों कमी आई है ये एक्सपोर्ट में? देखें जी, बात ये है कि ये मामला ये है कि कुछ कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो फेवर दे रहा है, वो जो फाइटो इश्यू हो रहे हैं ईरान के, जो बातें बताई गई 20 से 25 रुपए पर केजी आज हो रहे हैं, जो प्रोसेस भी नहीं हो रहा और उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं क्यों, और दूसरी जो कंपनी है उनको हॉट वाटर ट्रीटमेंट अलाउ ही नहीं कर रहे। जब आपने हॉट वाटर 18-19 मई को अप्रूव कर दिया है प्लांट पाकिस्तान के सब, और फिर आपने चलते हुए सीजन में 12 जून को एक और नोटिफिकेशन निकाला है कि जी जो अपनी चीज़ें इसको अपग्रेड करें, ये चीज़ें करें, तो मतलब ये है कि ये चाहते क्या हैं कि हम इसकी कीमत और बढ़ा दें। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल से हमारे कोई शिपमेंट इंटरसेप्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा ईरान भी जाता है, यूरोप भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, चाइना भी जा रहा है, इराक भी जा रहा है, साउथ कोरिया भी जा रहा है, ये जो क्वारंटाइन जो इश्यूज आ रहे हैं। अब क्या इशू है कि ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, 1 घंटे में पानी गर्म में 48 सेल्सियस में करना पड़ता है कि ये एक प्रोटोकॉल है कंट्रीज के साथ, तो उससे फूड फ्लाई किल हो जाती है। ठीक है अब्दुल वहीद साहब, जो जितने भी आपने नाअहलिया भी अब बयान की अपने जवाब में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के आम जो हैं वो उसके एक्सपोर्ट में कितनी कमी आई है पिछले साल के मुकाबले में अब तक? देखें जी, अभी तक तो ये कम से कम $2-3 मिलियन का तो नुकसान हो चुका है। $2-3 बिलियन का नुकसान हो चुका है? मिलियन डॉलर का। ठीक, जी हाँ। जो अभी हम देख रहे हैं कि ये 44 मिलियन तक हो सकता है अगर इस तरह के काम रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर आ चुके हैं, क्योंकि ये आम का सीजन है, सीजनल फूड होता है और वक्त पे फिर ये खत्म हो जाता है। तो बात ये है कि यही ऑर्डर इंडिया की तरफ चले जाएंगे और पाकिस्तान के ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बदनामी का जो ऑलरेडी है और बढ़ेगी बदनामी हमारी, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्टर स्टेक में अगर हमारे ऑर्डर इंडिया की तरफ चले जाते हैं, ये बिजनेस सब इंडिया की तरफ चले जाएगा। पाकिस्तान डॉलर की कमी है, IMF के लिए पता नहीं हमने कितनी चीज़ों को महंगे कर दी, मगर एक्सपोर्टर यहाँ रुल रहा है, ख्वार हो रहा है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इस हुकूमत के अंदर मेरी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि आप जाके हर जगह आम की प्रमोट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो अब्दुल वहीद साहब, हमारे मुल्क से आम जो है वो चले एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ये तो एक बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है मिनिस्ट्री के ऊपर, लेकिन ये भी बताएं कि हमारे मुल्क से आम स्मगल भी तो हो रहा है ना। ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क से आम स्मगल होके अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान भी जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए जी, ईरान में जो भी जाता है वो कोई स्मगलर नहीं जाता, स्मगलिंग नहीं होती उसकी, उसके सब एक डॉक्यूमेंट जाता है। शायद कुछ थोड़ा बहुत जाता होगा, वो तो जाता होगा, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो हमारे बॉर्डर के जो वहाँ की सिक्योरिटी कस्टम वाले उनका काम है। उनको हम ऑलरेडी पहले भी कह चुके हैं मीटिंगों में कि आप लोगों का काम है अफगानिस्तान को जो इलीगल ट्रेड है उसको बंद करें, हम उसको प्रमोट ही नहीं चाहते। हम कहते हैं अगर हम कोई बिजनेस करते हैं हम डॉलर लेके आए, और हमारे यहाँ जो है ना 8,000 लोगों का रोजगार लगा हुआ है जिस टाइम पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट बंद है, 25 से ज्यादा, वहाँ 6,000 लोगों का रोजगार लगा है, और किसान जो आम ग्रो करता है वो भी लॉसेस। ये बता दें यूरोप से कितने ऑर्डर्स आप लोगों को मिले थे एक अंदाजे के मुताबिक एक्सपोर्ट के, और वो आप लोगों ने मिस कर दिए? कितने ऑर्डर्स आप लोगों को मिले थे जो आपने मिस कर दिए, इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखें, यूरोप की अभी जो नजर आ रही है चीजें जो 500-600 टन मिस कर दिए, और इसके अलावा आगे भी, इसलिए कि सीजन तो अभी जुलाई है, ये सीजन सितंबर में खत्म होता है, तो आगे क्या होता है मुझे ये नहीं समझ आता है। चलते फिरते आप पॉलिसी क्यों बदलते हैं? आपका मकसद क्या है, आपकी नीयत क्या है? जो चलते हुए चीजें सही है तो आप उसके अंदर क्यों इम्प्लीमेंटेशन कर रही है? आप आके प्लांट को बंद कर रहे हैं। हाँ, हम कहते हैं अगर किसी कंपनी हॉट वाटर के अंदर कंप्लेन आती है इंटरनेशनली की, उसको बंद करें। अगर जिसको कंप्लेन नहीं है 2 साल से, उसके ऊपर क्यों उंगली उठाई जा रही है?
क्यों बंद ठीक किया है। जा रहा है, किसको फेवर दे रहे हैं? यहाँ करोड़ों रुपए का करप्शन हो रहा है और ये जो डिपार्टमेंट आम की फसल इस बार कितनी हुई है? लोकल मार्केट में भी आम जो है वो काफी शॉर्ट हुआ है, तो ये बता दें कि पाकिस्तान में आम की फसल इस बार कम हुई है मौसमियाती तब्दीलियों जी की वजह से? हाँ बिल्कुल 30% कम हुई है। ठीक। और बात ये कि अभी भी हमारा सीजन सितंबर तक है, लेट्स सी कि अगर अभी भी बारिश मौसम या कोई अंधेरी आती है तो फिर ये शॉर्टफॉल हो सकता है। ठीक एक है। तरफ तो हमें वहाँ प्रॉब्लम है क्लाइमेट बिल्कुल, चेंज का, मौसमी एक मौसमी तरफ तब्दीली की जी। सूरत में शॉर्टफॉल आम का मज़ीद बढ़ सकता है। प्लांट प्रोटेक्शन की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आम की बरामदात ख़तरे में पड़ चुकी हैं, ऐसा कहना है अब्दुल वहीद साहब का। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आम की एक्सपोर्ट इस साल नुमाया कम दिखाई दी है और अब्दुल वहीद साहब का ये कहना है कि 2 से 3 मिलियन ऑलरेडी कम हो चुकी है और अगर आइंदा आने वाले वक्त में आम के एक्सपोर्ट पे तवज्जो ना दी गई और मौसमियाती तब्दीलियों से ना बचा गया तो आम के एक्सपोर्ट 40 से 45 मिलियन तक गिर सकती है। इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।